गुड मॉर्निंग फैमिली, दिस इज़ संतोष यार। मैं मोक्ष डी एडिशन का कर्मचारी बात कर रहा हूँ। आज संडे है तो आज हमारा एक मूड था कि आज जितने मेरे मोक्ष फैमिली मेम्बर्स हैं और जो यहाँ पे ट्रीटमेंट अभी ले रहे हैं, हमें क्यूरियोसिटी थी कि उनको जो ट्रीटमेंट मिला जा रहा है मोक्ष की तरफ से वो किस प्रकार से मिला जा रहा है, वो कितने सेटिस्फाइड है, उनमें क्या परिवर्तन हुआ है और उनको किन किन चीज़ों पे और काम करना है और उन्होंने कौन सी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। तो ये शो है अपने दिल की बात। उनके दिल में जो भी बातें उनको जो शेयर करनी थी, उनको जो बात करनी थी, आप तक पहुंचानी थी। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इस शो के लिए हम स्टार्टअप करेंगे। आज मेरे साथ बहुत सारी ऑडियंस में, आज मेरे साथ बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जुड़ चुके हैं। तो मैं आगे ये जो शेयरिंग करने का जो हमारा सिलसिला है वो चलते रहेगा। आप ये पूरा शेयरिंग आप ध्यान से सुनिए। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है, जो हमने इनको ग्रो अप किया है, बिल्टअप किया है, मैं बोलता हूँ टूटी हुई जो एक मूर्ति थी उसको हमने जो तराशा है, बनाया है, अगर उन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया है और वो अनुभव करने के बाद जब वो बात करेंगे आपसे तो आपको समझ में आएगा कि उनमें क्या बदलाव हुआ है और वो क्या बदलाव करना चाहते हैं। तो आई विल नॉट वेस्ट द टाइम और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुकेश विश्वकर्मा जो है हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे। ये एक बैंक में जॉब करने वाले बंदे हैं। तो मैं ये माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ मुकेश विश्वकर्मा। नमस्कार सर, नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आने से पहले मेरी जो परिस्थिति थी बहुत ही मुश्किलों से गुजरा हूँ मैंने मेरा जो एडिक्शन का उसकी वजह से मेरे फैमिली को बहुत तकलीफ़ हुई है, मेरे दोस्तों को बहुत तकलीफ़ हुई है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है मेरे उस एडिक्शन की वजह से मेरी फैमिली को, जिसका मुझे बहुत ही खेद है। और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उसके लिए अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, सभी को जिनको भी मेरी वजह से परेशानी हुई है। और मैंने डिसाइड किया, जब मेरी फैमिली डिसाइड किया कि हमें मोक्ष में, मतलब हमने सर्च किया और हमें पता चला कि मोक्ष फाउंडेशन है नासिक में जहाँ पे हम जा सकते हैं और जहाँ पे मेरा इलाज हो सकता है। तो हमने बिना कुछ टाइम वेस्ट किए तुरंत ये फैसला किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ एडमिट हो जाना चाहिए ताकि मैं अपने आप में सुधार ला सकूं और एक बेहतर ज़िंदगी पा सकूं। फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मोक्ष में जाने का फ़ैसला किया। और यहाँ पे आने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं आया पहले दिन तो मुझे बहुत ही मुश्किल हुआ समझने के लिए कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ही बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग मिल रहे थे, अलग अलग परिस्थितियाँ थी, सिचुएशन। क्योंकि आप जैसे घर में रहते हैं और एक रिहैब में रहना बहुत ही अलग बात है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, बट मैंने अपने आप को और अपने सिचुएशन में ढालना शुरू किया। और इसके लिए मुझे यहाँ के सभी लोगों ने हेल्प किया, ना कि मेरे रूम पार्टनर, स्टाफ, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, सर, जितने भी सर्स हैं यहाँ पे, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन सभी ने, काउंसलर्स हैं, सभी ने मेरी बहुत मदद की ये समझने के लिए कि आपको यहाँ पे एडजस्ट करके सिचुएशन की परिस्थितियों को समझ के रहना पड़ेगा। और जिससे मुझे बहुत मदद मिली और मैं जो मेरी थिंकिंग थी फर्स्ट डे वो स्लोली चेंज होने लगी और मैं यहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से ढलने लगा। और आज का दिन है, मैं यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। घर की याद डेफिनेटली आती है, ज़रूर लगता है कि आप अपने फैमिली से दूर हैं, पर यहाँ पे सभी लोगों से इतना सपोर्ट मिलता है और काउंसलर्स हैं, अपने प्रोग्राम्स हैं, उन सभी से मेंटली और स्पिरिचुअली हम इतना कनेक्टेड हो पाते हैं कि हम समझ पाते हैं कि हमने जो भी पास्ट में गलतियाँ की हैं
वो बहुत ही गलत किया है। जो समझने के लिए काउंसलर्स ने हमें बहुत मदद किया है, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें बहुत समझाया कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बस मैं अपना स्पीच यहीं पे ख़त्म करूँगा और मैं संतोष सर को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यह बोलने का। और मेरे सभी भाइयों को मैं बोलना चाहूँगा कि ईश्वर आपके साथ है, आपकी सहायता करने के लिए ही है। सिर्फ ज़रूरी इतना है कि आप अपने आप को एक मौका दें। यहाँ पे सभी आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। बस यही कह के मैं अपना स्पीच ख़त्म करूँगा। शुक्रिया। मुकेश, थैंक यू सो मच। आपकी शेयरिंग से प्रेरित तो हो रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं ये, उनको समझना चाहिए कि हम एक एडिक्ट तो है, हमारी एक पर्सनल ज़िंदगी भी है, जिस ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ कामयाबी पानी है। जो हमारा कॉन्फिडेंट लो हो चुका था, जिससे लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं या हमारे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, हमसे कुछ नहीं होने वाला है, तो ये बदलना है हमें। दृष्टिकोण बदलना है कि हमारी ज़िंदगी में हम सब कुछ कर सकते हैं। बस हमारी ज़िंदगी में ये एक छोटी सी चीज़ जो आई है, उसे दूर करने के बाद हम सब मिलके इससे दूर होके, नशा मुक्त होके सुंदर ज़िंदगी जी सकते हैं। हमारे साथ जो हमारे एक चंचल, हमारे जो पूरे रियाब में भागम दौड़ी करते हैं, मिश्रा जी, वो एक मुंबई के रहने वाले हैं। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर रहने के साथ मेहनत भी करते हैं। लेकिन एडिक्शन ये चीज़ है कि मेहनत के साथ जब ये एडिक्शन लग जाता है तो वो मेहनत दिख नहीं सकती या हम देख नहीं सकते कि वो मेहनत कर रहा है। उसको एडिक्शन के मोड ऑफ कंडक्ट में उसको वो निकल जाता है इंसान। जैसे साइकोलॉजी में बोला जाता है, एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। ये सब चीज़ें की उनको लत लग चुकी थी। और जब वो हमारे यहाँ पे आने के पहले और अभी ये जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मैं मिश्रा जी का स्वागत करूँगा। हाय दोस्तों, मैं संतोष मिश्रा। मेरी मम्मी कोरोना काल में ऑफ हो गई थी कैंसर से। फिर मुझे पीने की आदत लग गई और मैं इतना पीते गया कि अपना काम धंधा भी छोड़ दिया था। इसमें मेरे भाई ने सपोर्ट किया और संतोष सर के साथ बातचीत करके मुझे मोक्ष परिवार में लाए गए। और अब जब से मैं आया हूँ, मुझे भूख अच्छे से लगती है। खाना पीना छोड़ दिया था और डॉक्टरों ने मेरी दवा की और यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट लिया। और जितने भी डॉक्टर लोग हैं मेरा सपोर्ट किए। और यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी होता है, इससे अच्छा लगा मुझे। और जितने भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पे पार्टनर रूम, सब मेरा सपोर्ट किए। और जितने भी परिवार हैं सदस्य, वो भी खुश रहें। हमारे मिश्रा जी थोड़े से शर्मीले हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनमें गुण बहुत सारे हैं। उनमें हर चीज़ की समझ है, हर चीज़ की परख है। उनको समझ में आता है कि मुझे कहाँ क्या क्या बात करना है, कैसे रहना है। दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ हमको पता है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ हमारी ज़िंदगी को जब अगर बर्बाद करने के ऊपर खुली है, तो हम वो छोटी सी चीज़ उसको दूर करके हमारी ज़िंदगी फॉरवर्ड का ना करें। मैं ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा मिस्टर सचिन आयंगर के साथ कि वो उनके तरफ से कुछ बोले, उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। फिर हम आस्ते आस्ते बाकी शेयरिंग सुनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करता हूँ। ये जो आवाज़ मेरी है वो इतनी दमदार नहीं थी पहले ऐसा था कि मैं कॉन्फिडेंस खो चुका था और कुछ बहुत सारा
उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में था। दिमाग में कुछ ऐसा था कि कुछ कर नहीं पा रहा था, कि अपनी दुनिया मैंने बसा ली थी। जॉब में थोड़ा ऊपर नीचे टाइमिंग होता है, थोड़ा टेंस होता है, तो लेट हो जाता था मैं। तो लेट होने के कारण घर पे थोड़ा लेट होने के कारण मैं बाहर बैठता, अल्कोहलिक था मैं और सिगरेट ऐसा था। तो ऐसा होता था कि बहुत ही हो जाता था। दूसरे दिन छुट्टी भी हो जाती थी। बॉस वगैरह सब कुछ बोलते नहीं थे, एरिया वाले भी सपोर्ट करते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो आगे जाके एकदम सीरियस मैटर हो सकता है मेरा, मतलब किडनी विडनी फेल हो सकती है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। तो मैं कंफ्यूज था। फिर भी ना घर पे मैंने सोचा कि ट्रीटमेंट लूँ, डॉक्टर से सलाह लूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो बढ़ते ही गया, मेरा बटन तो कोई स्टॉप करने वाला ही नहीं था। फिर मेरे फैमिली से, मेरे घर की फैमिली से डिस्कशन हुआ, ऑफिस से हुआ, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि आप है ना एक रिहैब सेंटर में जा सकते हो। तो ऐसा हमने ना हर जगह पे चेक किया। तो मुझे एक मोक्ष, नासिक में जैसे ही मैंने ना सर्च किया तो मोक्ष बोल के ऐसा फाउंडेशन था जिसका मतलब सब कुछ सही ऐसा दिख रहा था। फिर मैंने फ़ोन किया, एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद में पहला कुछ कंफ्यूज था, ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में धीरे धीरे प्रोग्राम वगैरह समझ में आया, मेडिसिन लिया, थोड़ा पेट का दर्द ठीक हो गया और कॉन्फिडेंस आया। और मतलब मेरे जीवन में जो पहले अस्त व्यस्त हो गया था वो थोड़ा स्थिर पे आया। और उसके बाद में यहाँ पे खाना खाने में मूड लगने लग गया, क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था मेरी लाइफ में। पहले मैं हफ्ते में 2 ही बार खाना खाता था, तो मेरी बॉडी स्ट्रक्चर पूरा ख़राब हो गया था। मेडिसिन यहाँ का भी मुझे सूट हुआ है और मेरी केयर भी होती है, घर के जैसा माहौल है मेरे लिए। तो झूठ बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 1 बजे सो जाता हूँ, 1:30 बजे सो जाता हूँ, लेकिन कोई सर आके मुझे चेक करके जाते कि सोया है कि नहीं, खाया है कि नहीं। थोड़ा मैं कभी सैड हो जाता हूँ, घर की याद आती है, तो सब सर लोग मेरे से बात करते हैं, तो मुझे समझ में आता है मेरा केयर चालू है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब मेमोरी भी मेरी शार्प हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने फिज़िकली, मेमोरी भी शार्प हुई है, आगे की सोच अभी बदल गई है मेरी। और मैं तो दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने जल्दी हो ना अपना इलाज हो जाए, जो अल्कोहलिक है या जो भी ड्रग एडिक्ट है, अगर जितने जल्दी अपना इलाज हो जाए उतनी अपनी दुनिया अलग ही हो जाती है, फिर सोच अलग हो जाती है, सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी का ऐसा बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में अपनी दुनिया चेंज हो जाती है एडिशन नहीं लेने के बाद में। फिर खाना पीना और एक दुनिया, एक अजब से एक नई दुनिया चालू होती। तो मैं आपसे ऐसा कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भाई दोस्त जो भी है और जो नशा करते वो छोड़ दे। ईश्वर के पास ये सच्चे दिल से प्रार्थना करूँगा कि आपका सही हो जाए। और मोक्ष फाउंडेशन का और सभी सर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और संतोष सर को फ़ोन। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप, एक एडिट। आपके बीच में मुझे बात करने का सौभाग्य मिला है आज, और इस लायक मुझे सर ने समझा और बनाया, इसलिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो। क्योंकि मैं जो बंदा हूँ वो बंदा अपने ही नज़रों में बहुत गिर चुका था, अपने परिवार के नज़रों में। क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं था, तो मैं सोचता था कि मैं अब ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्या हुआ मेरे जीवन में कि मैं इतना अलग हो गया अपने परिवार से, अपने गांव से, अपनी दुनिया से। मगर मैं सोचते सोचते कहीं और खो गया था, और एडिक्शन में इतना खो गया था कि मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मतलब मेरा सोचना समझना सब खत्म हो चुका था। घर वाले भी कहने लगे थे कभी ये मर जाएगा। क्योंकि जब मेरी वाइफ ने मुझे देखा कि ये बंदा, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, और अभी फ़िलहाल में मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करती है, 1 साल हो गया है। क्योंकि उसने भी मेरा एडिक्शन पना देखा है कि मैं कितना एडिक्शन हूँ, मैं कितना एडिक्ट कर सकता हूँ और कितना किया है। और घर वालों ने भी देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब मैं इतना ड्रिंकर नहीं था। जब माँ बाप मेरा रिश्ता लेके मेरे
ससुराल गए, उन्होंने बताया कि मेरा लड़का लाखों में एक है। आज वही लड़के पे लाखों रुपए दवाखाने में इधर उधर लगा रहे हैं, क्योंकि मैं इतना एडिक्शन में मैं घुस चुका था, इतना दारू पीने लगा था। और पुनर्वास केंद्र जो नशा मुक्ति केंद्र है ये पता नहीं था, मुझे तो नहीं पता था। मैं घर वालों को किसी ने सलाह दी, पहले मुझे लेके गए थे, कहीं बाबाओं के पास लेके गए, कहीं तांत्रिक के पास लेके गए, कहीं बीच में मैं कोशिश की मैंने, मगर मैं सिर्फ यही सोचता था कि हाँ मैंने दारू छोड़ दी। मगर मैं दारू छोड़ने के बाद में वो दुनिया नहीं देख पाता था जो यहाँ आके मैंने देखी है कि दारू छोड़ने के पहले और दारू पीने के बाद में कितना फ़र्क होता है और क्या क्या आदमी के साथ हो सकता है। वो आदमी अगर पीने के बाद मर भी जाता है ना तो पीछे बहुत दुख छोड़ के जाता है। अगर सादा सिंपल मर जाए ना तो कोई वादा नहीं, मगर जो पीने के बाद जो दुख देता है ना वो दुख बहुत समय तक रहता है। हमारे रहने से ना रहने से वो दुख तो बहुत रहता है। फिर माँ बाप ने मेरे पिताजी ने यहाँ पे डाला मोक्ष फाउंडेशन में। जब मैं नया आया तो मुझे मेरे परिवार वालों पे बहुत गुस्सा आया कि मुझे कहाँ डाल दिया, कहाँ नहीं डाल दिया, अब मैं यहाँ क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मगर धीरे धीरे इन्होंने मुझे समय पे ट्रीटमेंट दिया, समय पे हर चीज़ करवाई, कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती भी करवाया। अगर तबीयत नहीं ठीक थी तो इन्होंने योगा भी करवाया, नहीं योगा करना पड़ेगा। अब वो बेनिफिट वो फ़ायदा मुझे अब नज़र आ रहा है। पहले तो मैं कहीं ना कहीं इन्हें भी गुस्सों की नज़र से देखता था, ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं, मेरी मर्जी होंगी तो मुझे करना है। क्योंकि मैं आया था जब यहाँ पे मैंने 8-10 दिन तक खाना नहीं खाया था, ना मैं बाहर खाना खाता था। मैं खाना तो भूल ही गया था और किसी और के बारे में भी सोचना भूल गया था। बस सुबह शाम दारू। मतलब अगर डॉक्टर ने भी अगर कहीं ना कहीं बताया था कि अगर तू दारू पीएगा तो मर जाएगा, तो मौत का भी खौफ दूर हो गया था। आज अगर कहीं अब इतना होश में हूँ कि अगर कहीं चोट लगती ना तो भी डर लगता है कि नहीं भाई ये काम नहीं करो, इससे चोट लग सकती है। तो देखो दोस्तों, जीवन एक ही बार मिलता है, उसे समझने के लिए हम भी इंसान हैं, हम भी भटके हैं, हमें भी कोई समझाने वाला चाहिए। और इस मोक्ष फाउंडेशन ने मुझे बहुत सही तरीके से समझाया। मैं इनका बहुत आभारी रहूँगा, हमेशा रहूँगा। और जो इन्होंने मुझ पर ये विश्वास बनाया मेरे ऊपर कि तू कुछ भी कर सकता है, कि नशा ज़रूरी नहीं है, तो ये भी मैं बात रखूँगा कि मैं बाहर जाने के बाद कभी भी इनका भी विश्वास रखूँगा। दारू तो मैं नहीं पीऊँ, दारू तो क्या नशा नहीं करूँगा। और नशे के साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ भी सीखा हूँ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों नशा तो मुझे छोड़ना ही है और मैं नशा छोड़ना तो अब सीख ही गया हूँ। और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए हम लोगों ने, जो हम बाहर नहीं करते थे। हम अपने माँ बाप का दर्द नहीं समझते थे, उनकी बात को हम इग्नोर करते थे। उनकी हर छोटे भाई हो या बड़ा भाई हो, वो हमें सही सलाह देते थे तो हम गुस्सा करते थे, झगड़ा करते थे। मैं कहीं ना कहीं हम उन्हें ही दोष देते थे, अपना दोष फिर हम दोस्तों में निकालते थे कि मेरे साथ में ये किया वो किया, चल दारू पीएंगे ये कि। मतलब हम तो भटकते ही है, कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को भी भटकाते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अगर कोई अच्छी सलाह दे कभी तो उसे सही तरीके से सुनो और उस पर गौर करो कि ये बंदा क्या बोल के गया है। क्योंकि बुरे बातें ना हमें 100 लोग सिखाएंगे, जो मुझे सिखाए थे। आज अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना तो कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे बताया है कि कैसा रहना है कैसा नहीं रहना है, इन्होंने वो काबिल बनाया है। नहीं तो मैं कहीं का नहीं था, शायद मर भी सकता था, और मर जाता तो भी परिवार वालों को इतना दुख नहीं होता कि उतना दुख दिया था मैंने। तो वो भी सोचते चलो कहीं ना कहीं ये भी छूट गया पापों से। बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, नशा मत करो, बस। दोस्तों शेयरिंग जैसे होती जा रही है और जैसे अपने परिवार के सदस्य जैसे बोलते जा रहे हैं, उनके अनुभव बताते जा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारे ज़िंदगी में उस वक्त जो दर्द था, जो हमने तकलीफ़ें दी थी, वो हमें पता नहीं चल रही थी।
मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने जानबूझ के की थी, हमसे वो हो गई थी। वो नशे के वक्त, वो नशे के दरमियान और उस पीरियड में जो हमने परिवार को तकलीफ़ दी, समाज को तकलीफ़ दी, मेरा तो मानना ये है कि हमने तकलीफ़ें तो दी, लेकिन अभी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो हम माफ़ी पहले खुद से मांगेंगे कि हमने हमसे खुद से जितने भी झूठ वादे किए थे, हमने खुद को कितना झूठ साबित करना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने खुद को सच साबित किया, बल्कि हम उस वक्त झूठ थे। लेकिन आज जब यहाँ पे आने के बाद एक ऑनेस्टी का जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं, और ऑनेस्टी का प्रोग्राम लेते समय जब हमको समझ में आ रहा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये हमारे फैमिली बैकग्राउंड है, वो किस स्टैंडर्ड पे बिलोंग करता है और हमें किस स्टैंडर्ड पे रहना चाहिए, उनके साथ, हमारे सोशल लाइफ के साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। दोस्तों, मेरा भी वही कहना है कि हमारी लाइफ में 99% अगर सब कुछ सही है और 1% अगर कुछ गलत हो रहा है और वो 1% ही हमारी लाइफ बर्बाद कर रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो 1% आप आज के आज, अभी के अभी उसको निकाल दो, उसको फेंक दो, उसको बोलो कि तू मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा, क्योंकि तेरे वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी थी और मैं ये ज़िंदगी वापस नहीं चाहता हूँ। तो मैं आगे बढ़ूँगा। शुभम जो हमारे एक जवान बंदे हैं और कॉलेज लाइफ और स्टडीज़ लाइफ में चल रहे हैं। दोस्तों, एक एडिक्शन ऐसा है कि वो कोई भी क्षेत्र का बंदा हो, उसे वो जकड़ लेता है। अगर उसने वो चीज़ को अगर बढ़ावा दिया, उसको वो पकड़ के चला, तो मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा और डायरेक्ट माइक उनकी तरफ दूँगा। हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव शुभम, मी एक कॉलेज स्टुडंट आहे. तर कॉलेज स्टुडंट म्हटल्यावरती आपल्याजवळ घरून पैसे पण असतात आणि आपण म्हणजे इकडून तिकडून मित्रांकडून पण पैसे भरपूर भेटत असतात. तर ते एक ती स्टार्टिंग असते बिघडायची. तर माझं पण तसंच झालं. मी स्टार्टिंगला अल्कोहोल मजा म्हणून घेतलं, पण नंतर ते हळूहळू माझ्यावर माझी शिकार करू लागलं. माझ्यामध्ये एवढं झालं होतं की मला नंतर घरच्यांनी पण बोलणं बंद केलं होतं सगळं. मग हळूहळू मी अँझायटी डिप्रेशनमध्ये गेलो. मग त्याच्यानंतर मला झोपेच्या गोळ्या पण सुरू झाल्या. तर त्या झोपेच्या गोळ्या 2 किंवा 3 घेतल्याशिवाय मला काही झोप लागत नव्हती. मी 2-2 वाजेपर्यंत जागी राहत होतो. 2-2 वाजेपर्यंत जागी. तर डिप्रेशन खूप वाढत गेलं होतं माझं. पण नंतर मग घरच्यांनी विचार केला की आता कॉलेज पण आहे, अजून भरपूर शिक्षण बाकी आहे, असं तर पूर्ण आयुष्य खराब होऊन जाईल. तर मग घरच्यांनी खूप विचार केला आणि हे रिहॅबचं नाव सुचवलं मला, मोक्षचं. पण मी स्टार्टिंगला नाही म्हटलं. तर माझ्या पप्पांना राग आला होता माझा. पप्पा काही बोलले नाही मला. तर मग नंतर मी घरच्यांच्या मनाच्या शांतीसाठी इथं कॉल केला, नरेश सर म्हणून. नरेश सरांना कॉल केला तर मला थोडं कम्फर्टेबल वाटलं. आणि नंतर इथं जेव्हा मी आलो तेव्हा ते रिहॅबबद्दल जेवढं पण मी अफवा ऐकत होतो बाहेर की असं असतं तसं असतं, तिथं तसं 1% पण नाही आहे, काहीच नाही आहे. इथं येऊन सगळं माझं रुटीन बदललं. म्हणजे मी जो उठत होतो 2 वाजता, इथं वर्क थेरपी म्हणून आहे. तर सकाळी 6 वाजेपासून वर्क थेरपी सुरू होते. तर त्याच्यामुळं मला रात्री ऑटोमॅटिक 9 वाजता झोप लागून जाते, कोणती पिल्स न घेता, न काही करता. एकदम छान. आणि इथं मेन म्हणजे जो माझा डिप्रेशनमुळं कॉन्फिडन्स गेला होता आणि जी सेल्फ रिस्पेक्ट गेली होती, तर ती रिस्पेक्ट गेन करणं इथं शिकवलं की रिस्पेक्ट करा तर स्वतःची करा पहिले. लोकांकडून अपेक्षा ठेवू नका काही. स्वतःची रिस्पेक्ट केली तरच आपण पुढे चालून रिस्पेक्ट दुसऱ्यांकडून भेटू शकते आपल्याला. म्हणजे पहिले स्वतःची रिस्पेक्ट करा, असंच. तर इथे असलेलं सर्व स्टाफ, सर्व सर, संतोष सर, सर्व खूप छान. म्हणजे इथं रूल्समध्ये राहिलं तर काही म्हणजे एकदम छान होऊन जातं. बस रूल्स फॉलो केले तर मी आता छान आहे. ना मला कोणते पिल्स लागतात ना काहीच नाही. एकदम छान सुंदर झालेलं आहे माझं. आणि कॉन्फिडन्स पण माझा वाढत चाललेला आहे दिवसेंदिवस. आणि मी असंच राहणार आहे. ते मग थँक्यू मोक्ष फाउंडेशनसाठी, थँक्यू. हाय दोस्तों, मेरा नाम जॉर्ज, एक एडिक्ट.
पहले तो शुरुआत करूँगा, मैं एक्चुअली आईटी सेक्टर से हूँ। तो पहले मैं ये कह सकता हूँ, मैं एक सोशल ड्रिंकर था। अपना लिमिट जानता था, कब पीना है, कब ख़त्म करना है। वीकेंड पे कभी कभी होता था, मतलब लाइफ सब सेटल थी, पैसा था, गाड़ी थी, घर था, सब कुछ था। लेकिन फिर बीच में आया कोरोना टाइम में फिर मुझे आ गया वर्क फ्रॉम होम। तो एक लेज़ीनेस आ गया मेरे साथ में कि मुझे सब अल्कोहल घर पे मिलता था, खाना घर पे मिलता था, या कुछ किराना चाहिए वो लेके आता था, मतलब सब घर पे ही मिल जाता था, डिलीवर हो जाता था। तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो बस फिर वहाँ से ही स्टार्ट हो गया। और कब सोशल से मैं एकदम एडिक्ट बन गया, ये फ़र्क मेरे को पता नहीं चला। तो लास्ट ईयर जब तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो बस फिर वहाँ से ही स्टार्ट हो गया। और कब सोशल से मैं एकदम एडिक्ट बन गया, ये फ़र्क मेरे को पता नहीं चला। तो लास्ट ईयर जब मैं बहुत गंदी हालत में था, मतलब एक्चुअली कह सकते हैं कि मरने के स्टेज पे था, तब फैमिली ने डिसीजन लिया, एडमिट किया। मैं कैसे तो भी 7 दिन बेहोश था, कोमा भी बोल सकते हैं। वो 7 दिन में मेरे से सब, फिर मेरा जॉब चले गया, सब कुछ जो भी था, मतलब फाइनेंशियली भी अनस्टेबल हो गया, सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद फैमिली ने एक डिसीजन लिया, मुझे यहाँ पे घर पे बेड रेस्ट दे दिया गया था 3 महीने के लिए। फिर फैमिली ने यहाँ पे सर्च किया नासिक में, यहाँ पे मोक्स फाउंडेशन जो है। फिर फैमिली ने यहाँ पे फ़ोन किया, फिर यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे बात किया, कैसे सब है। फिर पहले पूछताछ की, फिर वो हिसाब से डिसीजन लिया कि यहाँ पे एडमिट हो जाना चाहिए। तो फिर मुझे यहाँ पे एडमिट कर दिया गया। तो पहले 1-2 दिन तो मैं थोड़ा मतलब नॉर्मल ही था, लेकिन बस समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। फिर वहाँ से मुझे फिर बाकी स्टाफ, जो पूरी टीम है, सबसे मिला। फिर बाकी के जो पेशेंट्स थे साथ में, जो टीम लोग थे, सबसे मिला, सबसे बातें हुई। फिर सबसे पता चला कि कौन कौन से एडिक्शन में आया है, क्या क्या एडिक्शन करते हैं, और क्या क्या प्रकार की तकलीफ़ें हुई उनको। जैसे कि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो गया था, मेरे को फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया था, पैंक्रियास का प्रॉब्लम हो गया था, इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हो गया था। तो ये एकदम लास्ट स्टेज बोल सकते थे, वो आ गया था। तो मेरी हेल्थ भी एकदम ख़राब हो गई थी उसमें। फिर यहाँ पे जब आया तब मेरे को धीरे धीरे पता चला कि रेस्ट और खाना बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि शराब जो है वो धीरे धीरे बॉडी को खाती रहती है। और ये मुझे यहाँ पे पता चला, क्योंकि यहाँ पे सीखा एक्चुअली में कि ये एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जिससे हम लड़ रहे हैं। एक्चुअली जो एडिक्ट्स है वो लड़ रहे हैं। और जो मेरी फैमिली में, मतलब जो यहाँ पे मोक्ष फैमिली में, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि इससे दूर रहे, इससे कुछ भी करके दूर रहे, क्योंकि एक एडिक्ट पर्सनैलिटी है, वो कभी भी कहीं पे भी जाके उसका नशा पूरा कर लेता है। तो यही कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना है। बाकी कोई आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपके काम में नहीं आने वाले। जो भी एंडिंग में आपकी फैमिली ही काम में आने वाली है, क्योंकि वही है आपको जो सपोर्ट करेगी एंडिंग में। जैसे मुझे अभी मोक्ष फैमिली ने सपोर्ट किया है। बस एंड में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी है मेरे साथ में, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बस उनको एक भगवान की एक कृपा मिले, या फिर एक स्पिरिचुअली उनमें एक अवेकनिंग हो जाए, और वो भी एक सीधे रास्ते पे चले और अपना फ्यूचर बना ले। बस, थैंक यू। दोस्तों, ये शेयरिंग्स बढ़ते जा रही है, आपको भी समझ में आ रहा है कि ये एडिक्शन एक बीमारी है। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो हम हमारे जेब से पैसा खर्चा करके हम बीमारी खरीदते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो बीमारी हमारे अंदर किस प्रकार से प्रभाव कर रही है, किस प्रकार से हमें डिमोटिवेट कर रही है, किस प्रकार से हमारे हर एक क्षेत्र में जाके नुकसानदायक पैदा कर रही है। जैसे फाइनेंशियल हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, कौटुंबिक हो गया, फिर हमारे सोसाइटी में हो गया।
ऐसे 9 क्षेत्र है जो 9 क्षेत्र में स्लो बाय स्लो, धीरे से, जैसे ये बीमारी चतुर चालाक और काव्यबाज है, वैसे ही हमारे क्षेत्र को भी चतुर चालाक काव्यबाज की तरह ही वो उन्हें मिटाने की कोशिश करती है। मैं तो जैसे ये हमारे दोस्त आज यहाँ पे बैठे हैं और जब हमसे बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो दोस्तों ये कोई एक साइंटिफिकली एक साइंस नहीं है कि जिसमें अगर हमको कुछ बड़ा कुछ स्टडी करना है, कोई पढ़ाई करनी है, कोई एग्ज़ाम पास करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही समझना है कि मेरे लाइफ में इस चीज़ की वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हुई और उस तकलीफ़ों को निकालने के लिए मुझे जो सहारा दिया जा रहा है उस सहारे का मैं कैसा उपयोग करूं। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं आगे वापस बढ़ूँगा और हमारे साथ विस्तार है जो आगे वाले हैं पराग शिंदे, मैं उनको माइक दे रहा हूँ। ये नमस्कार, माझं नाव पराग शिवाजीराव शिंदे. मी एक नशेडी जो मी सर्वात पहिले तर मोक्ष परिवाराचं मनापासून आभार मानेन यासाठी की इथे आल्यानंतर मला एक नवीन जन्म मिळाला, एक नवीन सुरुवात मिळाली. मी इथं आल्यानंतर मला चांगलं आठवतं काही महिन्यांपूर्वी माझ्या कुटुंबाने मला मोक्षपर्यंत पोहोचवलं. आल्यानंतर मला एक पूर्ण दिवस मला हे माहीत नव्हतं की मी इथं कुठे आलेलो आहे आणि इथं येऊन माझं काय आहे. इव्हन मला हे सुद्धा माहीत नव्हतं की मी व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये पोहोचलेलो आहे. आयुष्यात काही कोरोनाच्या काळात काही अशा माझ्यासोबत घटना घडल्या की ज्यामुळे मी एक परिस्थितीत आलो, खूप अडचणीत आलो, व्यापारात मोठं माझा नुकसान झालं. तर मी बऱ्यापैकी त्या गोष्टींना फेस करण्याऐवजी मी बाकीच्या गोष्टींचे इतर आपण जसे बायपास म्हणतो असे मार्ग शोधले, पळवाट काढली आणि नशेचा, दारूचा सगळ्या गोष्टींमधून पळवाट काढण्यासाठी सहारा घेतला. त्यावेळेस मी माझ्या सोबतच्या सगळ्या काय ज्या गोष्टी सोबतच्या होत्या त्या सर्व मी माझ्या आयुष्यातून हळूहळू कळत न कळत सगळ्या घालवल्या. मोक्ष परिवारात येईपर्यंत माझ्या पुढ्यात कुठलीही गोष्ट उरलेली नव्हती. इथं आल्यानंतर मला सगळ्यात पहिली ही गोष्ट कळली की मी एक आजारी आहे, मला एक आजार जडलेला आहे आणि त्या आजारामुळे मी फक्त एकटाच त्रस्त नाही तर माझ्याशी निगडीत सर्व माझा कुटुंब, माझे नातेवाईक, माझा मित्रपरिवार, माझे सर्व काही जे आहे ते निगडीत आहे. आणि माझ्या ह्या नशेडीपणामुळे या सर्व गोष्टींवर त्याचा खूप गंभीर आणि घातक परिणाम होतो आहे. इथं आल्यानंतर सुरुवातीला मी पण गोंधळलेलो होतो की मी इथं का आहे, किती दिवस असणार आहे आणि इथं करायचं काय आहे. बाहेर तर सगळं हे घर, कुटुंब काय का कुठल्याच गोष्टी लक्षात येत नव्हत्या. हळूहळू ज्यावेळेस मी इथल्या सगळ्या गोष्टी, इथलं दिवसभराचं स्केड्यूल, इथल्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज ह्या ज्यावेळेस मी अटेंड करायला लागलो त्यावेळेस मला ही गोष्ट लक्षात आली की एक काहीतरी प्रकार आहे जो आपल्यासोबत घडला आहे, कदाचित त्याच्यामुळे मी इथं आहे. देवाचीच कृपा म्हणावी. मी एक स्वतःला भाग्यवान समजतो की आज माझ्याकडे 2 कुटुंब आहे, एक मोक्ष कुटुंब आणि एक माझं स्वतःचं कुटुंब. मी माझ्या कुटुंबाला मनापासून धन्यवाद यासाठी देईल की त्यांनी मला दुसरं कुटुंबात आणून ठेवलं, जेणेकरून मी परत माझ्या सगळ्या गोष्टींमध्ये माझ्या भविष्याच्या मी सुखरूप येऊ शकेल या हिशोबाने. मी ज्यावेळेस मोक्षमध्ये आलो त्यावेळेस मला ही लक्षात आली गोष्ट की माझं शारीरिक किती मी माझं नुकसान करून घेतलं आहे. मी ही गोष्ट नक्कीच सांगेल की इथं आल्यानंतर मला ही गोष्ट लक्षात आली की मी 1 ते 1.5 महिना स्वतःच्या दोन्ही पायावर चालू शकत नव्हतो. आणि या सगळ्या गोष्टी फक्त आणि फक्त माझ्या त्या मद्यपानाच्या काळातल्या निष्काळजीपणामुळे, स्वतःकडे केलेल्या दुर्लक्षपणामुळे माझ्यावर ती गोष्ट ओढावून आली होती. त्यावेळेस मी खूप घाबरून गेलो होतो की आता मी चालू शकेल नाही चालू शकेल किंवा काहीच समजत नव्हतं. कारण स्वतःचं जवळचं असं कोणी नव्हतं. असं एक लॉक अँड कीमध्ये कधी घरापासून दूर राहिलेलो नव्हतो.
एक बंदिस्त असं वातावरण कधी बघितलेलं नव्हतं. त्यावेळेस एक दिवस मी असाच हाताश होऊन बसलेलो होतो. आमचे संतोष सर रुटीन एक राऊंडसाठी आलेले असताना मी ज्यावेळेस बसलेलो होतो त्यावेळेस मी सरांना म्हटलं, सर खूप त्रास होतो आहे, म्हणजे सगळं ठीक होईल, विश्वास ठेव, आणि निघून गेले. त्यानंतर हळूहळू माझ्यात रिकव्हरी झाली. माझ्या फिजिकल जो पण मला प्रॉब्लेम होता त्यातून मी हळूहळू बाहेर पडलो. बाहेर पडत असताना मला भरपूर वेळ मिळाला स्वतःवर विचार करण्यासाठी. जे मी मोक्षच्या पायरीपर्यंत पोहोचण्यापर्यंत जे पण जीवन जगलो होतो, ज्या माझ्याकडून चुका घडल्या, जे गुन्हे घडले, जे मी चुकीचं वागलो, ज्या गोष्टीमध्ये मी निष्काळजी होतो, किंवा जी पण मी सगळ्या गोष्टींमध्ये मी माझ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये असायला पाहिजे होतं, त्या सगळ्या सोडून मी एक निष्काळजी जीवन जगत होतो. त्यावेळेस मी सगळं आत्मपरीक्षण करायला मला खूप मोठी संधी मिळाली. ते आत्मपरीक्षण केल्यानंतर मला सगळ्या गोष्टींचे माझे ज्यावेळेस गुन्हे आणि सगळ्या चुका ज्यावेळेस कळाल्या, तर सगळ्यात पहिले तर मला ह्या गोष्टींचा पस्तावा झाला. हा पस्तावा झाल्यानंतर हा पस्तावा व्यक्त कसा करायचा? आता गोष्टी तर कळाल्या की चुकल्या आहेत, सगळं आहे. हे ज्यावेळेस घडत होतं त्यावेळेस त्या गोष्टींचं एक काडी मात्रही भान नव्हतं. करत गेलो, त्या प्रवाहात वाहत गेलो. आता ही गोष्ट कळाली की आपण चुकलो, इथपर्यंत तर आलो. हे सगळं ज्यावेळेस रिअलाईज झालं त्यानंतर याच्यावर ह्या परिस्थितीतून बाहेर कसं पडायचं, ओव्हरकम कसं व्हायचं, यासाठी मला इथं पावलोपावली सगळ्या गोष्टी उपलब्ध झाल्या. त्यात मी इथले सेशन्स, त्यानंतर इथला माझा जो बॅकबोन होता तो मेन माझे काउन्सिलर होते, आहेत आणि असणार. त्यानंतर इथले सेशन्स, इथली डिसिप्लिन, इथलं सगळ्या गोष्टींमधल्या ज्या गरजा असतात त्या वेळोवेळी सगळ्या आपल्याला इथं व्यवस्थित पुरवल्या जातात. इथं स्पून फिडिंग हा प्रकार नाही आहे. गोष्टी आपल्यावर सोडल्या जातात. ती पण एक थेरपी आहे. कारण का की आपल्याला आपला आत्मपरीक्षण करायला इथं भाग पाडलं जातं, आणि त्यातून आपण आपल्या सगळ्या चुका आणि आपल्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी, वाईट गोष्टींचा विचार करू शकतो. आणि त्यातून आपण पुढं जो आता भविष्य पुढचं आपलं कसं जगायचं, आपल्याला भविष्यात पुढं कसं काय गोष्टी असायच्या, त्यासाठी जे आपल्याला जे मार्ग असतात ते आपण इथं सगळ्या गोष्टींचे तयार करू शकतो, बनवू शकतो, निर्माण करू शकतो. तर आजची माझी परिस्थिती अशी आहे की मी आज शारीरिकदृष्ट्या पूर्ण स्वस्थ आहे आणि त्या गोष्टीचा मला खूप आनंद आहे. त्यामुळे मी आता खूप स्वतःला जपतो, कारण शरीर संपत्तीची किंमत मला इथं आल्यानंतर कळाली, जिची मी बिलकुल काळजी घेत नव्हतो. आज शरीर धन माझ्याकडे असेल, शरीर संपत्ती असेल, मी जर एकदम सक्षम असेल तर मी भविष्यात सगळ्या गोष्टींमध्ये पूर्णपणे माझ्या यथाशक्ती जर असेल तर मी सगळ्या गोष्टींमध्ये यश संपादन करू शकेल. ह्या गोष्टीची एक जी भावना आली की शरीराचं महत्त्व मला इथं आल्यानंतर कळालं. त्यानंतर मानसिकतेचा मी एक गोष्ट विचार करेल की माझा पूर्ण जो विचारसरणी होती ती पूर्ण स्वतःबद्दल आणि पूर्ण जगाबद्दल जी नकारात्मक झाली होती, ती इथल्या वातावरणामध्ये राहून मी पूर्ण सकारात्मक झालेली आहे. मी आज कुठलीही एखादी निगेटिव्ह गोष्ट जरी विचार केला किंवा विचारात आली तर तिचा मी सकारात्मक विचार करतो. सकारात्मक विचार करून ती गोष्ट कशी असायला पाहिजे, कशी नसायला पाहिजे, ह्या गोष्टी मला इथं येऊन समजायला लागल्या. चुकीच्या गोष्टी कोणत्या, योग्य गोष्टी कोणत्या, कोणत्या गोष्टींमध्ये कितपत चाललं पाहिजे, कोणत्या गोष्टींमध्ये कुठपर्यंत थांबलं पाहिजे, ह्या गोष्टींचं भान मला इथं आल्यानंतर आलं. मी ह्या सर्व गोष्टींचं काटेकोरपणे विचार करतो की आता इथून पुढे जे पण आपण सगळ्यात पहिले तर मी ही गोष्ट म्हणजे माझ्या फॅमिलीला पण, माझ्या सर्व परिजनांना पण सांगेल की मी ही गोष्ट मान्य करतो की जे घडलं तो एक माझ्या आयुष्याचा हिस्सा होता आणि तो दुरुस्त करण्यासाठी मी इथं आहे आणि तो दुरुस्त काही प्रमाणात झाला आहे, होतोय, आणि यातून मी सुखरूपपणे बाहेर पडलो आहे. आणि ह्या गोष्टी बाहेर पडण्यासाठी 100
नाही 1001% मी पूर्ण जर याचं क्रेडिट देईल तर माझ्या मोक्ष फॅमिलीला आणि माझ्या कुटुंबियांना. मित्रांनो, आपण शेअरिंग आता ऐकत जात आहोत. तर आमचा हा जो स्टुडिओमधला माहोल आहे तो हळूहळू एकदम गंभीर होत चालला आहे. दृष्टिकोन जो आयुष्याला बघण्याचा आहे तो हळूहळू बदलत चाललेला आहे. ज्या चुका घडल्या तेही बदलत चाललेलं आहे. काही कोकणाची माणसं आपल्याकडे आहेत, जे माझं आवडतं घर आहे कोकण, म्हणजे तिकडची ही काही लोक आहेत आणि तिकडचे आपण एक डिपार्टमेंटचे व्यक्तीही आपल्याकडे आहेत आणि एक आर्टिस्टही आपल्याकडे आहे. तर आपण त्या दोघांचीही शेअरिंग बॅक टू बॅक घेऊया. तर मी वेळ न घालवता आधी पहिला मी माईक देतो आहे जे आमचे रत्नागिरीचे डिपार्टमेंटचे व्यक्ती आहेत. त्यांचं नाव आहे निलेश मडगुडकर. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव निलेश बाळकृष्ण माडखोलकर. मी गेली 25 वर्ष पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये सर्व्हिसला आहे आणि मी रत्नागिरीहून बिलॉंग करतो. सांगायचं झालं म्हणजे व्यसने मला तसं पाहायला गेलं तर माझं लग्न झाल्यानंतरच लागलं. फारसं नव्हतं. जसं जॉर्जभाई बोलले सोशल ड्रिंकर होतो तसा मी पण होतो. पण कालांतराने आता पोलीस डिपार्टमेंट म्हटल्यानंतर थोडाफारच आपल्याला माहितीच आहे पैशाचं. इकडून तिकडून येत गेला पैसा, थोडं व्यसन वाढत गेलं. वाढता एवढं वाढत गेलं की काय समजलंच नाही. ऑन ड्युटी पण दारू पिऊन असायचो. माझ्या बाबतीत मोक्षमध्ये येण्याचा एक किस्सा घडला, म्हणजे सांगायला मला काही लाज वाटणार नाही की मी कलेक्टर साहेबांच्या इथे ड्युटीला होतो आणि युनिफॉर्मवर होतो, पिस्टलसहित लावलेली होती आणि सर काही कामानिमित्त बाहेर गेले होते आणि मी तिथे थांबून राहिलो होतो. मला इच्छा झाली, चला थोडं सर बाहेर गेले, थोडं व्यसन करूया. थोडं करता करता जे भरपूर प्यायलो आणि रिक्षा करून परत बंगल्यावरती आलो आणि तो झोपलो तिथेच मी युनिफॉर्म पूर्ण भिजवून टाकली. त्यानंतर मला ताबडतोब बदली करण्यात आलं आणि घरी पाठवलं. घरी गेलो. घरी झोपलो असताना मला काही ध्यानीमनी नाही. माझे आवडते सर इथे आल्यापासून झालेले संतोष सर हे आले रत्नागिरी येथे आणि मला इथे मोक्ष फाउंडेशन येथे घेऊन आले. सुरुवातीचा दिवस असाच याच्याकडे बघ त्याच्याकडे बघ असा करण्यात गेला. 2 दिवस झाले. तिसऱ्या दिवशी मी व्यवस्थित अगदी जेवायला वगैरे लागलो, कारण मला हा काय माहोल नवीन नव्हता. कारण पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये असल्यामुळे भरपूर लोकांशी जवळीक साधता येते. तशी माझी इथे हळूहळू ओळख निर्माण होत गेली. आणि मला सर्वात म्हणजे मोक्ष फाउंडेशनचं एवढं आवडलं की टाईम टेबल. म्हणजे मला माहिती पण नव्हतं सकाळी 6 वाजता उठायचं किंवा 5 वाजता. इथे आल्यानंतर मला एवढं आवडलं की 6 वाजता उठ म्हणजे उठ म्हणजे अशी जबरदस्तीने उठवायचेच, जो उठत नाही त्याला, पण जो उठायचा त्याला काही त्रास नाही. म्हणून आपलं 6 वाजता उठण्याने तिथून ते चालू व्हायचा प्रोग्रॅम, तो कंटिन्यू चालू राहायचा प्रोग्रॅम. आणि त्यात एवढी मजा यायला लागली की असं मी सर्व्हिसला असूनसुद्धा मला एवढा वेळ देऊ शकलो नव्हतो की एवढ्या वेळात आपल्याला आणखी वेळ काढता येऊ शकतो असं झालं. आणि काही जेवण वेळेवर, नाश्ता वेळेवर, सर्व वेळेवर भेटायला लागलं. काही घरची आठवण यायला लागली नाही. मस्त दिवस चालले. असेच दिवस निघत गेले. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मला इथली जी डिसिप्लिन आहे ही माझ्यात, जो मी देशसेवा करणारा एक सैनिक आहे, ती माझ्यात डिसिप्लिन अजिबात नव्हती. ती इथे आल्यानंतर मला फार करून सरांकडे बघितलं, संतोष सरांकडे बघितलं, ते असे राहू शकतात, मग आपण का राहू शकत नाही असे? कारण आम्ही पूर्ण नशेतच असायचो, त्यामुळे त्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला कधी वेळच भेटला नाही. ते इथे येऊन शिकलो आहे मी. आणि हीच डिसिप्लिन मी घरी पण जाऊन मित्रांनो माझ्या आयुष्यात कायम ठेवीन. आणि सांगायचं म्हणजे काय असं एवढे चांगले मित्र भेटलेत की त्यांच्या आता जाताना किंवा जाण्याची वेळ जशी जवळ येते थोडंसं वाईट वाटतं. आणि जेव्हा मी इथे मला सेशन वगैरे हे काय मुळात माहितीच नव्हतं मला काय असतं काय. इथे आल्यानंतर शब्द समजले, विड्रॉल, प्रोग्रॅम, सेशन. आणि त्यात करून पहिल्या 3ऱ्या की 4थ्या दिवशीच माझ्या संतोष सरांचा सेशन होता. माझ्याकडे वही नव्हती, पेन नव्हती, मी नोट करू शकलो नाही. एवढा सेशन मस्त झाला होता, मला आवडला.
की असंच शिकवतात का सगळे, असंच मस्त करतात का, ह्याच्यावर मी जरा थोडा प्रेरित होत गेलो. आणि आज मी खरोखर सांगतो आहे, माझ्यात जो बदल घडेल आणि पुढच्या आयुष्यात जो आणखी बदल घडत जाईल ते मोक्ष फाउंडेशनच्या कृपेने माझ्यात बदल घडेल. यासाठी मी सर्व सरांना, संतोष सरांना खास करून आणि मोक्ष फाउंडेशनला आभार मानतो. आणि मित्रांनो, तुमच्या आयुष्यात कधी अशी वेळ येऊ नये एवढीच परमेश्वराजवळ विनंती करतो. नमस्कार फॅमिली, माझं नाव परेश पंढरीनाथ पाटील. मी एक बेहुडा. मुळात मी व्यसनात हरवलो होतो. मला मार्ग भेटत नव्हता त्याच्यातून बाहेर पडायला. आमच्या घरच्यांनी पण खूप ट्राय केलं मला व्यसनापासून लांब करण्याचा, पण नाही, मी त्या मार्गातच अडकलेलो होतो. पण मुळात जन्म होतो, दुसरा जन्म बोलतात त्याला, तो माझा मोक्ष फाउंडेशनमध्ये झाला आहे. जेव्हा मी रत्नागिरी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतो, डॉक्टरांनी सांगितलं की याचा लिव्हर 80% बाद झालेला आहे. याला एकतर मुंबई नाहीतर कोल्हापूर या ठिकाणी हलवावे लागेल. तिथून मला नाशिक येथे मोक्ष फाउंडेशन येथे आणण्यात आला. तेव्हा मी बेशुद्ध अवस्थेतच होतो. 15 ते 20 दिवसांनी मला जेव्हा मी शुद्धीत आलो इकडे नाशिकमध्ये मोक्ष फाउंडेशनमध्ये, तेव्हा मला समजले की माझा तुझा दुसरा जन्म झाला आहे. माझ्या फॅमिलीला माझे फोटोज पाठवले गेले. फॅमिली वाटतं येऊन बघून गेली माझी इकडे. मी म्युझिकपासून पण लांब गेलेलो एकदम. माझा स्वतःचा पार्थ म्युझिकल ग्रुप आहे. आज माझ्या हाताखाली 40 पोरं आहेत. त्यांच्यापासून पण मी लांब गेलेलो. म्हणजे 2-3 वर्ष मी त्या फील्डमध्ये जायचंच नाही. फक्त व्यसन. माझी फक्त एक काम होतं, सकाळी पियायचो, दुपारी पियायचो, रात्रीचं पियायचो. कुठल्याच ह्याच्यात बसायचो नाही, त्या पोरांबरोबर नाही की काय नाही. माझं घर आणि माझा समुद्र हेच माझं ठरलेलं होतं. आज त्या पोरांनी पण माझे फोटो बघितले असतील. परेश पाटील आज व्यवस्थित आहे, एकदम शांत, कसला काही टेन्शन नाही. मुळात माझ्या गणपतीमध्ये माझे सीझन असायचे. त्या सीझनला मी मोक्ष फाउंडेशनमध्ये होतो. त्याच दिवशी इकडे मी स्वतः रोटो JP सरांनी रोटो आणून ठेवलेला होता. त्याच दिवशी माझे पहिल्यांदाच हातात जेव्हा इन्स्ट्रुमेंट भेटलं तेव्हा माझे हात थोडे डगमगले. कारण 2-3 वर्षांनी गॅप भेटलेली ती इकडे भरणार कशी, ते माझे हात डगमगले. पण त्यानंतर ट्राय केली. आता व्यसनमुक्ताकडून पण जरा बाहेर पडलो, तर आता हाय तिकडे पण परत वाटेवर येऊया आपल्या मूळ स्वभावावर. जिकडे माझे सर्व न पिणारे मुलं होती माझ्याबरोबर, त्याच पोरांच्या सवयीत राहून परत एकदा पार्थ म्युझिकल ग्रुप परत अजून एक मोठा करायचा आहे मला. म्हणजे मित्रांनो बघा की कसं आहे की व्यसन हा पोलीस असो, आर्टिस्ट असो, स्टुडंट असो, IT इंडस्ट्रीमधला असो, उद्योग भवनचा असो किंवा बँकर असो, एक रिक्षा ड्रायव्हर असो किंवा स्वतःच्या पायावर उभा करून बिझनेसमॅन असो, व्यसन हे कोणालाही त्यांच्या आयुष्यामध्ये हा घोटाळा घालणारा आहे. तर आपला जास्त उद्देश म्हणजे एवढं मोठं नाही की फक्त तुम्ही हे बदलात, तुमचं हे बदलू शकतं, हे करू शकतात. तुम्हाला फक्त एवढं जाणून घ्यायचं की आयुष्यामध्ये माझ्या फक्त एकच गोष्टीमुळे माझ्या सर्वच गोष्टींना वाटोळा लागलेला आहे, तो आहे तो व्यसन. तर व्यसनच अगर मी दूर केलं तर माझ्या पूर्ण आयुष्यामध्ये माझी कशी कुठली गोष्टच नाही आहे की ज्या गोष्टीमध्ये किंवा ज्या क्षेत्रामध्ये मी एक लेवलला नाही. आज माझ्यासोबत जेही मित्र इकडे बसलेले आहेत, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांचं काही ना काहीतरी कुठेतरी मोठं नाव आहे, त्यांनी नाव करून ठेवलं आहे, ते त्या प्रसिद्धीवरती आहेत. पण काय आहे मित्रांनो की हे व्यसनामुळे ती प्रसिद्धी, ती लोक आज आपली मस्करी करतात. ती मस्करी न होण्याची कारण की आपण स्वतः ती संधी दिलेली आहे की बाबा लोक तुम्ही आमची मस्करी करा. आणखी हा व्यसन तसं आहे, चतुर चालाक काव्यबाज, माहितीच पडू देत नाही की स्वतःची घाण केव्हा झाली, स्वतःची इज्जत केव्हा उडून गेली. नंतर मग ही जी गोळा करण्यामध्ये जो वेळ जातो, तो वेळ आणि तो जो प्रसंग आहे तो जर समजून घेतला तर मित्रांनो मी खरं सांगतो आपल्या आयुष्यामध्ये सुंदर दिवस येण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. माझं जास्त बोलणं नाही, पण मी परत पुढे बढेनच. आपल्याकडे अजून 2 आपले जे परिवारचे सदस्य आहेत, तर मुंबईचे एक सदस्य आहेत जे सोन्याचे व्यापारी आहेत. त्यांना आम्ही
त्यांचे जे काही त्यांच्या मनामध्ये जे काही कॉन्फिडन्स जो जेव्हा आले होते तेव्हा तो कॉन्फिडन्स नव्हता. आणि तो कॉन्फिडन्स आणि इमोशन्सवरती जे काम त्यांनी जे केलं आहे किंवा जे काही त्यांनी अनुभव केलेला आहे आपण त्यांच्या तोंडाने ऐकूया. दिलखुश सोनी यांचं खूप सगळं करून त्याचे 4 शब्द बघू. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलखुश सोनी, एक एडिट. मैं भी एक बेवड़े के हिसाब से ही था. मेरा खुद का बिजनेस था और मैं मतलब दारू के नशे में इतना खो चुका था कि मेरे को कोई होश था नहीं. सुबह जाता दुकान खोलता, शाम को आके वापस 9:30 बजे आके बैठ के बार में बैठता. बिजनेस के हिसाब से रात को 9:30 बजे बैठता और दारू पीता. घर पे जाता रात को 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे. डैडी चिल्लाते, सब लोग बोलते क्या रोज़ रोज़ तू दारू पी के आ रहा है. मैं बोलता मेरे को टेंशन है. डैडी इन लोग बोलते क्या टेंशन है तेरे को. कुछ नहीं, मैं वैसे ही मजाक कर, मेरा काम था. दोस्तों, दारू ने मेरे को इतना पीछे जकड़ दिया था कि कहाँ पे भी मेरी इज्जत नहीं रही. ना घर के अंदर, ना मेरी बीवी के सामने, ना मेरे बच्चों के सामने, ना मेरे अंकल के सामने और ना मेरे ससुराल के सामने. दोस्तों, एक बात बोलूँगा कि दारू सबसे गंदी और बेकार चीज़ है. अगर मैंने एक चीज़ पहले अगर ये समझ ली होती मेरे पिताजी की बात, तो आज भी मेरे को नहीं लगती. पर बोलूँगा ना सर दोस्तों के दारू एक ऐसी चीज़ है कि दोस्तों के सिवा बैठी नहीं है. दोस्तों को खाली मिल जाते हैं, बस चल दारू पियेंगे. पर वो चीज़ कभी छूटी नहीं मुझसे. मैंने चुप बोलता कि आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, पर वो छूटी नहीं. घर वाले बोलते, बीवी बोलते हाँ छोड़ दूंगा. फिर वो वापस उसके ऊपर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब हो चुका था. और नशे में इतना खो चुका था कि बिना दारू पिए मेरे को नींद नहीं आती थी. और उसके बाद में इतने घर वाले मेरे परेशान हो चुके थे कि ये दारू ऐसा छूटेगा नहीं. पिताजी ने तो इतना भी बोल चुका था कि तू घर से निकल जा, मेरे कोई ज़रूरत नहीं तेरी, मेरा एक ही बेटा है. तब जाके मेरे को ज़्यादा फील हुआ कि आज मेरे पापा ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया. दोस्तों, एक बात है कि दारू में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कभी संवरती नहीं है. और बाद में ये सब चीज़ होने के बाद में छोटे भाई ने मेरे को उस दिन मारा भी. सुसाइड भी करने गया था मैं, मारा भी है मुझे. उसके बाद का कोई गम नहीं है मुझे. मेरे अच्छे के लिए मारा उसने मेरे को, और मेरे अच्छे के लिए ही उसने मेरे को किया. फिर उसने कहाँ से भी नंबर ढूंढा, मैंने संतोष सर का, मोक्ष फाउंडेशन का, वहाँ पर उन्होंने संतोष सर से बात की. बोले आप लेके आ जाओ यहाँ पे. और जब मैं यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम, तब मैं एकदम ही अलग थिंकिंग में था कि कहाँ मैं आ चुका हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या पे नहीं हूँ. और संतोष सर से जब फर्स्ट टाइम मैं मिला था, जब उन्होंने भी मेरे को यही पूछा था कि आपका कोई दूसरा व्यसन. में बोला नहीं, ओनली ड्रिंक और दूसरा कुछ नहीं, खाली डिप्रेशन, बाकी कुछ था नहीं. फिर उन्होंने बोला तुम जाओ रूम में जाके आराम करो. फिर मैं यही सोचा था कौन से रूम में आ गया हूँ, कहाँ पे आ गया हूँ, मैं किधर हूँ. पर जो चीज़ मेरे अंदर थी, ईगो, वो छूट गई. मेरे जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा वापस आ चुका है. वो बोलते ना मेंटली, इमोशनल और वो सब चीज़ ख़त्म हो चुका था. वो सब चीज़ आज वापस आ चुका है. मेरा हैप्पीनेस, सबसे बोलते हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस चीज़ भी वापस आ चुकी है. और कॉन्फिडेंस. और बोलूँगा इधर तो सेशन बहुत अच्छा लिया जाता है टाइम में. और सर से भी कोई तकलीफ होती है तो मैं सर से भी कंसल्ट करता हूँ, संतोष सर से. और वो हमको अच्छे से समझाते, एक भाई जैसा समझते हमको और अच्छे से रखते भी है. और मैं तो यही बोलूँगा कि जिन्होंने को भी ये व्यसन की सद लगी है, जल्द से जल्द दारू की नशे छोड़ दे और अपने परिवारों के साथ सुखी से रहे. बस इतने मैं बोलना चाहूँगा. हाय, मी वेदांत कुलकर्णी, एडिट. मला नशेची सवय 10वीपासून लागली. नशा थोडं बिअर प्यायला लागलो, मग नंतर दारूची नशा अजून वाढली. मग घरात पैसे नव्हते तर आईला म्हटलं पैसे दे. नाही, मग मला जो नवा मोबाईल घेऊन दिला होता तो विकून टाकला. तो विकला, त्या पैशाची मित्रांना पण दारू पाजली, मी पण पिलो. मग नंतर असं हळूहळू करत मग वडील वारले. मग वडील वारल्यानंतर थोडं आई म्हणे आता थोडं सांभाळ. स्वतःला सांभाळा होता, पण काही सांभाळलं गेलं नाही. हात बीत एकदम थरथर बिरथर कापत होते माझे.
मग नंतर ॲडिक्शन एवढं जास्ती होऊन गेलं होतं दारूचं की एकदम जास्तीच. मग आई म्हणे आपण नाशिकला जाऊ म्हणे ट्रीटमेंटसाठी. म्हटलं हो चालेल, नाशिकला जाऊ. तर ठीक आहे आई, आपण नाशिकला जाऊ म्हटलं. मग मी पण ते महिनाभर टाळत गेला. मग एकदा आईलाच बोलला, म्हटलं चल सकाळची पॅसेंजर आहे आपण जाऊ. मग ताई पण नाशिकलाच राहते. मग ताईला पण भरपूर मारायचं दारूच्या नशेमध्ये, तिला पण माफी मागणार आहे मी. तर मी नाशिकला आलो तर मला पहिला एक रिहॅबमध्ये टाकलं होतं. त्या सेंटरमध्ये काहीच रूल नाही, काहीच नाही. मला तिथे पहिल्या वेळेस तिथे फिट येऊन गेले तर मला झोपेच्या गोळ्या दिल्या 4. मग काही नाही, मी थोडंसं बोलायला लागला की सर माझं पोट दुखते, माझं हे होते ते होते. तर काही नाही गोष्टीसाठी झोपेच्या गोळ्या देत होते. मग असं करत मग मी म्हटलं मला आईशी बोलायचं आहे बा, नाही तर माझ्या बहिणीशी बोलायचं आहे. मग माझ्या बहिणीला सांगितलं की असं आहे. मग इकडे मामाच राहता नाशिकला. मग त्यांनी मोक्ष फाउंडेशनचं हे घेतलं आणि संतोष सरचा नंबर घेतला. मला संतोष सर त्या रिहॅबमध्ये घ्यायला आले होते. मग मी रिहॅबमध्ये आलो तर पहिल्या दिवशी संतोष सरच्या रूममध्येच होतो मी. तर मला एकदम मस्त वाटलं, चांगलं रुटीन मला एकदम लागली. जी जिण्याची इच्छा होती ती पुन्हा परत येऊन गेली माझ्यामध्ये, की मी पुढे काही करू शकतो. जे काही शिक्षण मी करत नव्हतो ते सगळं स्टाफ सगळं मस्त आहे. रुटीन वर्ड पण लागले मला, सगळ्या गोष्टी पण आहे. पण मोठ्यांची जे काळजी घेणं आहे ती इथे मोक्षमधून मला शिकायला भेटली आहे. कारण की वडील गेले तरी मला काही गणपस्ता नव्हता, पण आता मला असं वाटतं की वडील गेल्यानंतर मला पण थोडं सांभाळायला पाहिजे. थँक्यू मोक्ष. आता सर्व मित्रांचे तुम्ही शेअरिंग ऐकल्यानंतर तुम्हाला समजलंच असेल की क्षेत्र हा कुठलाही असो, व्यसन हा बरबाद करतो. तर मी हा शो संपवण्याच्या अगोदर माझी आवडती ह्या 4 ओळी आहेत ज्याच्यावरती मी नेहमीच काम करत आलो. ही ओळ आहे की डोंट लव्ह टू मच, डोंट ट्रस्ट टू मच, डोंट ड्रीम टू मच, बिकॉज दॅट टू मच विल हर्ट यू सो मच. कारण की कसं आहे, आपण कुठल्याही गोष्टीवर जास्त प्रेम केलं की ते प्रेम कुठल्याही गोष्टीवर असो, व्यक्तीवर असो, माणसांवर असो, काय वस्तूंवर असो, जी काय आपल्याला भेटली नाही की आपण हर्ट होतो. किंवा आपण कुणावर जास्त विश्वास ठेवला, तो विश्वासघात झाला तरीही आपल्याला त्या मनाचे दुःख होतं. आपण खूप मोठे स्वप्न पाहतो, पण ते स्वप्न पूर्ण नाही झाले तेव्हाही आपण हर्ट होतो. आपण ह्या 3 गोष्टी जर नाही केल्या आणि आपण प्रामाणिकपणे वन डे ॲट ए टाईम, आजचा दिवस मी माझ्या आयुष्याचा पूर्ण सुंदर दिवस चालेल आणि मी आज अशा करणार नाही. आणि माझ्या येणाऱ्या आजच्या दिवसामध्ये जेवढ्या काही कठिनाई आहेत, जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास मेरे जो काउंसलर है, जो मेरे ऊपर वाला है मेरा, ये मेरी फैमिली है, ये सबके सहयोग से मैं आज का दिन सोबर रहूँगा. ये सोच के अगर मैं वन डे एट ए टाइम की तरह सोबर रहा तो ज़िंदगी भर सोबर रहूँगा, ये मुझे विश्वास है. और ये शो मैं एंड करता हूँ इतने बात करके. थैंक यू सो मच.